हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जब अचानक मीडिया में यह खबर आई कि रूस ने वेनेजुएला के लिए अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां भेजनी शुरू कर दी हैं, तब पूरी दुनिया को ऐसा लगा कि अब वेनेजुएला मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच वही टकराव शुरू होने जा रहा है जैसा 1971 में भारत के लिए अमेरिका और रूस के बीच देखने को मिला था। माहौल अचानक भारी हो गया था। लेकिन इसी बीच जैसे ही वेनेजुएला का एक तेल टैंकर समंदर में जान बचाकर भागता हुआ दिखाई दिया और अमेरिका उसका पीछा करता नजर आया, कहानी ने एक अलग ही मोड़ लेना शुरू कर दिया। जिस तरह से रूस लंबे समय से वेनेजुएला कांड पर चुप्पी साधे हुए था, उसे लेकर पहले ही दुनिया भर में कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन इसी बीच जब रूस के युद्धपोत वेनेजुएला के आसपास पहुंचने लगे तो अमेरिकी सेना घबराई नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा आक्रामक होती चली गई। और फिर खबर आई कि अमेरिका ने उस तेल टैंकर को जब्त कर लिया है जिस पर रूस का झंडा लहरा रहा था। यहां तक कि खबरें सामने आने के बाद साफ लगने लगा कि अटलांटिक महासागर में रूस और अमेरिका के बीच अब कोई नया टकराव शुरू होने जा रहा है। लेकिन इसके बाद जो अपडेट सामने आई उसने कई चौंकाने वाले खुलासों की ओर इशारा कर दिया। बताया जाने लगा कि अमेरिका ने रूस के झंडे वाले इस तेल टैंकर को पकड़ने के लिए अपने कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। समंदर से लेकर आसमान तक इस टैंकर का पीछा किया गया और इसी दौरान ये भी खबर आने लगी कि रूस की नौसेना के जहाज और पनडुब्बियां इस टैंकर को बचाने के लिए उसके आसपास पहुंचने लगी थीं। रूस की तरफ से अमेरिका के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी दी गई, जहां रूस के परिवहन मंत्रालय ने तेल टैंकर को लेकर एक चौंकाने वाली चेतावनी जारी की। लेकिन माना जाने लगा कि यहीं पर ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ देकर पूरा खेल पलट दिया। अब आगे विस्तार से समझा जाएगा कि आखिर इस तेल टैंकर का क्या हुआ और व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले पर क्या सफाई दी। क्योंकि जब आप पूरी अपडेट जानेंगे तब आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि रूस और अमेरिका के बीच भीषण युद्ध की कहानी आगे बढ़ेगी या फिर यहीं पर कोई और मोड़ आने वाला है। और उसके बाद हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट ब्रिटिश रिपोर्ट को देखेंगे, जहां अमेरिका और रूस के बीच वेनेजुएला को लेकर एक खतरनाक डील हुई थी। और शायद यही कारण है कि जब अमेरिका ने सरेआम वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके घर से उठाया तो रूस चुपचाप तमाशा देखता रहा। यहां किसी भी बड़े कदम की कोशिश नहीं की गई, न ही हथियार उठाने की कोई पहल दिखाई दी। कई लोग लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि रूस इस पूरे मामले पर इतना शांत क्यों है और सिर्फ कड़ी निंदा तक ही खुद को क्यों सीमित रखे हुए हैं। उसे तो अपना युद्ध बेचकर मैदान में उतरना चाहिए था, अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए था, क्योंकि वेनेजुएला लंबे समय से उसका भरोसेमंद साथी रहा है। रशिया से कई सारी खतरनाक हथियार खरीद चुका था, फिर भी रूस उसे क्यों नहीं बचा पाया, ये सवाल हवा में तैरता रहा। यहां तक कि अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी धमकियों की बातें सामने आई, जहां कहा गया कि भारत चाहे कितना भी रूस से हथियार खरीद ले, लेकिन जब अमेरिका का एक्शन होगा तब भारत बच नहीं पाएगा। इस तरह की धमकियां ट्रंप समर्थकों की तरफ से भारत को दी गई थीं, जिन पर हम पहले ही एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जब आप उस ब्रिटिश रिपोर्ट की जानकारी पढ़ेंगे तब आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि रूस इस पूरे मामले पर चुप क्यों था। अमेरिका के साथ उसकी जो गुप्त डील हुई थी उसमें रूस को कौन सा बड़ा फायदा मिला था। और तभी जाकर आपको जियोपॉलिटिक्स का असली खेल समझ आएगा, जहां पर्दे पर सिर्फ दिखावटी खेल चलता है, लेकिन पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही होती है। आपको यह भी समझ में आएगा कि रूस की परमिशन के बिना अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ही नहीं सकता था, और अगर उन्हें उठाया भी गया है तो पूरी व्यवस्था के साथ उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट दी जा रही है। यही वजह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति के चेहरे पर जरा भी टेंशन नजर नहीं आ रही, बल्कि वे गिरफ्तारी के बाद भी वीडियो में बेफिक्र अंदाज में गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर और गुड नाइट विश करते हुए नजर आ चुके हैं। एक तरह से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विरोधियों के बढ़ते हुए स्वर को दबाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला, जहां रूस के साथ डील करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया ताकि अमेरिका की ताकत का संदेश दिया जा सके। खासकर उस वक्त जब अमेरिका के भीतर ट्रंप लगातार विफल होते दिख रहे थे, वादे पूरे नहीं हो पा रहे थे और विरोध की आवाजें तेज होती जा रही थीं। लेकिन आज आपको समझ आएगा कि पर्दे के पीछे आखिर कौन कौन सा खेल चल रहा था, और इसी वीडियो में आगे कई होश उड़ा देने वाली जानकारियां सामने आने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि समुद्र में रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को लेकर अमेरिका और रूस के बीच कैसे घमासान तेज हो गया।
तो अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरों के बीच एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसने पूरी दुनिया की नसों में करंट दौड़ा दिया। अमेरिका ने रूसी झंडे वाले एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। ये टैंकर वेनेजुएला से जुड़ा हुआ था। हफ्तों तक चले पीछा अभियान के बाद ये कार्रवाई की गई। अमेरिकी नौसेना और कोस्ट गार्ड की संयुक्त ताकत ने समुद्र को अखाड़ा बना दिया। ब्रिटेन की जानकारी और सहमति के साथ ये मिशन अंजाम तक पहुंचा। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने इस टैंकर को तब जब्त किया है जब रूस ने इसकी रक्षा के लिए पनडुब्बी को तैनात करने का ऐलान किया था। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वेनेजुएला के डार्क फ्लीट टैंकर तक रूसी पनडुब्बी और युद्धपोतों के पहुंचने से पहले ही उसे आइसलैंड और ब्रिटिश द्वीपों के बीच पकड़ लिया गया। ये सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये सत्ता, तेल और दबदबे की जंग है। इस जहाज का पुराना नाम बेलावन था। बाद में इसका नाम बदलकर मरीनरा कर दिया गया। जहाज ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए हर चाल चली। कभी रजिस्ट्रेशन बदला, कभी झंडा बदला, कभी रास्ता बदला। अमेरिकी कोस्ट गार्ड जब भी बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ा तो जहाज ने इनकार कर दिया। समुद्र के बीच ये आंख मिचौली हफ्तों तक चली। अमेरिका ने इसे अपने समुद्री प्रतिबंधों की खुली अवहेलना माना। आखिरकार अमेरिकी फेडरल कोर्ट के वारंट के तहत जहाज को अपने कब्जे में ले लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में ब्रिटेन की भूमिका बेहद अहम रही। ब्रिटिश एयरबेस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया गया। रॉयल एयरफोर्स के निगरानी विमान लगातार इस टैंकर पर नजर रखे हुए थे। आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच के समुद्री इलाके में यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील था। हर मूवमेंट पर नजर थी, हर रेडियो सिग्नल सुना जा रहा था। समुद्र के ऊपर आसमान भी इस जंग का हिस्सा बन चुका था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस टैंकर पर कब्जा करने के लिए हेलीकॉप्टर और कम से कम 4 कोस्ट गार्ड वेसल का इस्तेमाल किया था। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और 2 अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका ने इस तेल टैंकर पर कब्जे के ऑपरेशन में मदद के लिए P-8 पोसाइडन सबमरीन हंटर विमान और AC-130J गनशिप को लगाया था। व्हाइट हाउस के अनुसार जब अमेरिका ने इस जहाज का पीछा करना शुरू किया तो ये एक बिना देश का जहाज था जिस पर रूस का झूठा झंडा फहरा रहा था। जैसे जैसे अमेरिकी घेरा कसता गया वैसे वैसे माहौल और गर्म होता गया। रूसी नौसेना के जहाज और एक पनडुब्बी इस टैंकर के रूट के आसपास देखे गए। दूरी कितनी थी ये साफ नहीं हुआ, संकेत साफ थे। रूस ये संदेश दे रहा था कि वो इस खेल को चुपचाप नहीं देख रहा। मॉस्को ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश में पंजीकृत जहाज पर बल प्रयोग का अधिकार नहीं है। अटलांटिक की लहरों में कूटनीति का जहर घुल चुका था। मेरे हिसाब से यह जहाज मूल रूप से वेनेजुएला के तेल को लेकर अटलांटिक के रास्ते किसी तीसरे सुरक्षित खरीदार या ट्रांजिट हब की तरफ बढ़ रहा था। आमतौर पर ऐसे टैंकर वेनेजुएला से निकलकर अफ्रीका, यूरोप या एशिया के किसी पोर्ट तक पहुंचते हैं जहां तेल का स्रोत कागजों में बदल दिया जाता है। इस जहाज ने बार बार झंडा और रजिस्ट्रेशन बदला। यही संकेत था कि यह प्रतिबंधों से बचने की क्लासिक रणनीति पर चल रहा था। रूस इसे इसलिए नहीं बचा सका क्योंकि यह जहाज रूसी नौसेना का सैन्य पोत नहीं था, बल्कि एक कमर्शियल टैंकर था और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून में सीधे सैन्य टकराव का मतलब युद्ध होता है। रूस अपने युद्धपोत या पनडुब्बी से सिर्फ मौजूदगी दिखा सकता था, ताकत का संकेत दे सकता था, पर अमेरिकी कोस्ट गार्ड और अमेरिकी अदालत के वारंट के सामने सीधे बल प्रयोग करने का मतलब अमेरिका से खुली जंग होता। इस ऑपरेशन में ब्रिटेन की सहमति और हवाई निगरानी ने अमेरिका को कानूनी और रणनीतिक बढ़त दी। रूस जानता था कि वेनेजुएला का तेल बचाने के लिए वो अटलांटिक में अमेरिका से भिड़ नहीं सकता, खासकर तब जब अमेरिका की ये कार्रवाई सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला नीति से जुड़ी थी। रूस ने विरोध दर्ज कराया, बयान दिए, पर जहाज बचाने की सीमा यहीं खत्म हो गई, क्योंकि ये लड़ाई समुद्र की नहीं बल्कि कानून, प्रतिबंध और वैश्विक शक्ति संतुलन की थी। ये टैंकर कार्रवाई अमेरिका के वेनेजुएला अभियान का हिस्सा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ा दिया है। तेल शिपमेंट पर सख्त निगरानी हो रही है। इसी कड़ी में एक और वेनेजुएला से जुड़ा टैंकर लैटिन अमेरिकी पानी में रोका गया। हाल ही में कराकस में अमेरिकी विशेष बलों ने तड़के ऑपरेशन कर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को हिरासत में ले लिया। वेनेजुएला के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे अपहरण बताया। अमेरिका पर देश के विशाल तेल भंडार पर कब्जा जमाने का आरोप लगाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि अंतरिम सरकार अमेरिका को करोड़ों बैरल तेल देगी। ये तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा। इस धन का नियंत्रण सीधे उनके प्रशासन के पास रहेगा। संदेश साफ है, तेल ही सत्ता है। समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा, समुद्र अब युद्ध की जमीन बन चुका है। अटलांटिक में जब्त हुआ ये टैंकर आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर है।
दुनिया देख रही है और लहरें सब याद रख रही हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि वेनेजुएला को लेकर रूस और अमेरिका के बीच वो कौन सा गुप्त डील हुआ था जिसके कारण वेनेजुएला कांड पर रूस चुप है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 5 दिनों से मादुरो अमेरिका की हिरासत में हैं। अमेरिकी सेना ने बिजली जैसी कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला की धरती से मादुरो को उठाया और सीधे न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। कई देशों ने इस कदम की आलोचना की। सबसे ज्यादा चर्चा रूस की चुप्पी को लेकर हुई। जिस रूस को मादुरो का सबसे मजबूत साथी माना जाता था, वही रूस सिर्फ सीमित बयान देकर शांत बैठा रहा। न कोई बड़ा विरोध हुआ, न कोई सख्त प्रतिक्रिया सामने आई। इस खामोशी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज कर दी। यही चुप्पी एक पुराने गुप्त समझौते की तरफ इशारा करने लगी। एक ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में अमेरिका और रूस के बीच पर्दे के पीछे एक प्रस्ताव रखा गया था। उस समय डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रूस मामलों की सलाहकार फियोना हिल ने इस गुप्त सोच का जिक्र किया था। रूस चाहता था कि वो वेनेजुएला से अपने रिश्ते कम करे और बदले में उसे यूक्रेन में अपने तरीके से आगे बढ़ने की आज़ादी मिले। इस लाइन का सीधा और गहराई वाला मतलब ये है कि रूस और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे एक तरह का राजनीतिक सौदा सोचा गया था, जिसमें रूस ये संकेत दे रहा था कि अगर वो वेनेजुएला जैसे दूर के देश में अपनी राजनीतिक और सैन्य पकड़ ढीली कर दे, यानी मादुरो सरकार को खुला और आक्रामक समर्थन देना कम कर दे, तो बदले में अमेरिका रूस को यूक्रेन के मामले में ज्यादा सख्ती से रोकने की कोशिश न करे। यूक्रेन रूस के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश है, क्योंकि वहां रूस अपनी सुरक्षा, प्रभाव क्षेत्र और पश्चिमी ताकतों खासकर नाटो को रोकने की लड़ाई लड़ता है। रूस की सोच ये थी कि वेनेजुएला अमेरिका के पिछवाड़े का इलाका माना जाता है और यूक्रेन रूस के पिछवाड़े का इलाका। इसीलिए रूस ये चाहता था कि दोनों ताकतें एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में कम दखल दें। आसान भाषा में कहें तो रूस कह रहा था कि तुम मेरे यूक्रेन वाले खेल में ज्यादा अड़चन मत डालो और मैं तुम्हारे अमेरिका वाले इलाके वेनेजुएला में पीछे हट सकता हूं। यही वजह मानी जा रही है कि मादुरो की गिरफ्तारी पर रूस की प्रतिक्रिया बहुत सीमित रही, क्योंकि रूस के लिए यूक्रेन कहीं ज्यादा बड़ा और निर्णायक मोर्चा है। हालांकि ये दावा उस समय दब गया था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वही पुरानी बात फिर चर्चा के केंद्र में आ गई। 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान रूस की सुरक्षा व्यवस्था भी बेअसर नजर आई। रूस ने कार्रवाई को गैर कानूनी बताया, बयान बेहद सीमित रहे। फियोना हिल ने इस रणनीति की तुलना अमेरिका की पुरानी मोनरो डॉक्ट्रिन से की थी। अब यही नीति नए रूप में सामने आ रही है। आलोचक इसे डोनरो डॉक्ट्रिन कह रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो साफ कर चुके हैं कि पश्चिमी गोलार्ध में रूस और चीन की मौजूदगी स्वीकार नहीं की जाएगी। रूसी विचारक अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून कमजोर हो चुका है और ताकत ही नियम बन चुकी है। इस पूरी कहानी में वेनेजुएला एक मोहरा बन गया। यूक्रेन की जमीन पर बड़े खेल की परछाई और गहरी हो गई। दुनिया एक बार फिर शक्ति संतुलन के खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। अब जानते हैं कि वेनेजुएला कांड के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कौन सा बयान दिया था जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। तो दुनिया की राजनीति में एक नई बिजली कौंध गई है। अमेरिका ने वेनेजुएला की सत्ता को झकझोरते हुए राष्ट्रपति निकोलास मादुरो और उनकी पत्नी को एक साहसिक सैन्य ऑपरेशन में हिरासत में ले लिया। काराकस में आधे घंटे से भी कम समय में आसमान गरजा, धमाके गूंजे, लोग सड़कों पर निकले और सत्ता की कुर्सी हिल गई। इसी गूंज के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुस्कुराते हुए ऐसा वाक्य बोला जिसने दुनिया के पावर सेंटर्स में सन्नाटा भर दिया। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, किसी नेता की ओर उंगली नहीं उठाई, फिर भी संदेश साफ था कि अमेरिका अब जानता है कि तानाशाहों से कैसे निपटना है। ये बात असल में शब्दों से ज्यादा संकेतों की भाषा में कही गई है और यहीं से पूरी कहानी समझ में आती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को पकड़ने की कार्रवाई के बाद ये कहा कि वॉशिंगटन अब जानता है कि आगे क्या करना है। उन्होंने न रूस का नाम लिया न व्लादिमीर पुतिन का। फिर भी समय और माहौल ऐसा था कि इशारा बिल्कुल साफ समझ में आता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच ज़ेलेंस्की लगातार पश्चिमी देशों से ठोस कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं और जब अमेरिका किसी देश के राष्ट्रपति को सीधे सैन्य ताकत से हटाता है तो ज़ेलेंस्की के लिए ये एक उदाहरण बन जाता है। उनका बयान दरअसल ये कहने का कूटनीतिक तरीका है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला जैसे दूर देश में सत्ता पलट सकता है तो यूक्रेन के मामले में सिर्फ बयान और प्रतिबंध क्यों, कुछ बड़ा कदम भी संभव है।
ये बयान भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है, जिसमें ज़ेलेंस्की अमेरिका और उसके सहयोगियों को ये याद दिला रहे हैं कि तानाशाही से निपटने का एक तरीका वे अभी दुनिया को दिखा चुके हैं। यही कारण है कि नाम लिए बिना भी पूरी दुनिया समझ गई कि ये टिप्पणी सीधे मॉस्को की ओर उड़ाया गया राजनीतिक तीर है, जो ये बताता है कि यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मैदान में नहीं, संकेतों और उदाहरणों की लड़ाई में भी लड़ा जा रहा है। जनवरी की ठंडी सुबह अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी में बड़ा दांव खेला। अमेरिकी विमानों की नीची उड़ान, कई धमाकों की आवाजें और फिर खबर आई कि मादुरो और उनकी पत्नी को सैन्य ठिकाने से निकालकर पहले युद्धपोत और फिर अमेरिका ले जाया गया। इस कार्रवाई पर रूस भड़क उठा। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर अमेरिका से अपील की कि एक संप्रभु देश के चुने हुए राष्ट्रपति को रिहा किया जाए। मॉस्को ने इसे साम्राज्यवादी हमला बताया और संवाद की बात दोहराई। इस बीच ज़ेलेंस्की का बयान यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में और भारी पड़ गया। बिना नाम लिए उनका इशारा सीधे व्लादिमीर पुतिन की ओर समझा गया। संदेश ये था कि काराकस की कहानी कहीं और भी दोहराई जा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।